नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। राकेश टिकैत का नरेंद्र तोमर को जवाब। बोले जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकार बदल जाती है। तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत ने चेताया कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बताते हैं हम आपको, सोनीपत जिले में खरदौदा के अनाज मंडी में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। उन्होंने किसान संघों से सरकारों को यह बताने का आग्रह किया कि इन नए कानूनों में कौन सा प्रावधान उन्हें किसान विरोधी लगता है। इस पर पलटवार करते हुए टिकैत ने महापंचायत में कहा कि राजनेता कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने से कृषि कानून वापस नहीं हो सकते, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन के सामर्थ्य रखती है। ये अलग बात है कि किसानों ने अभी सिर्फ कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, सत्ता वापस लेने के लिए नहीं कहा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली अलग अलग सीमाओं पर बीते साल 28 नवंबर से किसान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि मालूम होना चाहिए कि अगर किसान अपनी उपज नष्ट कर सकता है तो आप उनके सामने कुछ नहीं है। दोस्तों बता दें कि उन्होंने कहा कि कई सवाल है, सिर्फ कृषि कानून नहीं है लेकिन बिजली विधेयक है, बीज विधेयक है, एक किस तरह के कानून लाना चाहते हैं। टिकैत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार का खूब जमकर आलोचना भी किया। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, शुक्र कीजिए पिछली सरकार ने कुछ बनाया वरना आप क्या बेचते हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यूपी में लगातार किसान महापंचायत कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कृष्ण नगर मथुरा में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कृषि कानूनों के वापसी की मांग करते हुए मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। दोस्तों बताते हैं प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी की आलोचना की। प्रियंका ने यह कहा कि सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी नीति और निर्णयों पर सवाल उठता है ये पीछे हट जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते और पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपने आरोप पर प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आए सरकार के बयान का हवाला दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इन्होंने केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो भी कांग्रेस की जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमें इसलिए दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं कि उन्होंने पहले ही नहीं बढ़ाए थे। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस बीच प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि वो पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। प्रियंका ने कहा कि शुक्र करिए कि पिछले सरकार ने कुछ बनाया वरना आप बेचने क्या, पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। दोस्तों हम आपको बताते हैं प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी सरकार ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने वाली नोटबंदी और जीएसटी के अलावा कुछ नहीं बनाया। साथ ही प्रियंका ने कहा कि मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने बहुत ही निष्ठा और समर्पण से अपने खरबपति मित्रों को मजबूत बनाया। और प्रियंका ने कहा कि सब कुछ बेचने वाली इस सरकार को देश देख रहा है। किसान महापंचायत में प्रियंका ने यह भी कहा कि खेती के काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं किसान लड़ता रहेगा और जब तक आप लड़ते रहेंगे तब तक मैं आपके साथ लड़ती रहूंगी। प्रियंका ने किसानों से ये वादा भी किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा। अंत में प्रियंका ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस सरकार को अहंकार में ही तोड़ देंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सदन में तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार बोले बैठ जाओ तुम्हें तो गोद में खिलाया। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आज जमकर पलटवार किया। नीतीश कुमार ने सदन में यहां तक कह दिया कि उन्होंने तेजस्वी को गोद में खिलाया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी के आरोपों का भी जवाब दिया। सीएम नीतीश के संबोधन के दौरान जब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किए तो उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि आपने जब कहा तो हमने सारी बातें सुनी, आप मेरी बातें सुनिए, भविष्य में आपको फायदा होगा। मैं तो चाहूँगा कि आपको मौका मिले, आप बोले, मुझे अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। दोस्तों बताते हैं सदन में सीएम नीतीश संबोधन के दौरान जब तेजस्वी ने उन्हें फिर टोका तो सीएम नीतीश ने पहले तो प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर थोड़ी देर बाद उनकी बात सुनने के बाद कहा बैठ जाओ तुम्हें तो गोद में खिलाया है, मैं जब वहाँ था तब तुम बच्चे थे। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि नीतीश ने लालू शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले क्या स्थिति थी, हमें मौका मिला तो हमने काम किया। सड़क की क्या स्थिति थी, हमने सड़कों को जाल बिछाया, साथ ही उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी तय कर दी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश को जनता की कोई फिक्र नहीं है, जो केवल अपनी कुर्सी की चिंता करती है। उन्होंने किसान के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम पर देशद्रोह की धारा 370 तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हैं, इनके नाक तोड़ने की जरूरत है, महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। दोस्तों बताते हैं हम कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह आयोजित किए जा रहे महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। हरियाणा सोनीपत के खरखोड़ा की अनाज मंडी में भी एक महापंचायत बुलाई गई जिसमें राकेश टिकैत ने सरकार और कारपोरेटर पर जमकर हमला बोला और दोहराया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री तोमर सिंह पर एक बयान पर लौटवा
पलटवार भी किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे, बल्कि किसान ये बताएं कि कौन सा प्रावधान उन्हें किसान विरोधी लगता है। उस पर उन्होंने टिकैत ने जवाब दिया था कि राजनेता भूल रहे हैं कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन का सामर्थ्य रखती है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत काफी आक्रामक भी हुए दिखे। कारपोरेट और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके नाक को तोड़ना है, उनके नाक पे जो घमंड बैठी है उसे तोड़ना है। वो बोले अगर आप ब्रेक नहीं लगाए तो ये बेलगाम हो जाएंगे। इनकी नाक तोड़नी जरूरी है, नाक फोड़ने की जरूरत है। इनको आम जनता किसानों ने बहुत ताकत दे दी है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है, फिर ये पूर्ण रूप से काम करेंगे। कानून भी वापस लेंगे, मुकाबला है, लुटेरे से मुकाबला है, यहाँ जाएंगे और वहाँ छोड़कर भागना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने महापंचायत में कहा कि वो देश भर में हल क्रांति लाएंगे। हल क्रांति के दौरान खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को किसान अपने आंदोलन में शामिल करेंगे। वो आगे बढ़ेंगे और हम देशद्रोह हैं, धारा 370 तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हो। इन्होंने तो कील ठोके हैं, इनके कील उखाड़ कर हम जाएंगे। दोस्तों बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बात हो चुकी है, जिसमें किसी तरह का हल नहीं निकला है। किसान आंदोलन की अगुवाई 40 किसान संगठन से बना संयुक्त किसान मोर्चा रहा है, जिसमें बाकियों के राकेश टिकैत सबसे अहम भूमिका है। राकेश टिकैत ने किसान अधिकार के लिए एमएसपी पर कानून लाने की मांग की भी है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के रेलवे की इन परियोजनाओं को दी सौगात। जानिए पूरा खबर क्या है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कई रेलवे परियोजनाओं को सौगात दे दी। उन्होंने सोमवार को कई रेलवे परियोजनाओं को उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नौअपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो रेलवे को विस्तार का उद्घाटन किया और इस खंड पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कलाई कुंडा और झांडग्राम के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया। दक्षिणेश्वर 160 साल से अधिक पुरानी काली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने डिजिटल माध्यम से यहाँ मेट्रो रेलवे के उत्तर दक्षिण गलियारे पर नौअपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक 4.1 किलोमीटर के खंड पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस खंड का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। दोस्तों बताते हैं, रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि इस विस्तारित खंड से शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में हजारों यात्रियों को भारी यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी और तीव्र आसान प्रदूषण मुक्त यात्रा लाभ मिलेगा। हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना से आने वाला लगभग 50,000 दैनिक यात्री इस विस्तार से लाभान्वित होंगे। एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज अनावरण की गई परियोजनाओं हुगली के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को जीवन को आसान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवहन को बेहतर साधन आत्मनिर्भरता के लिए देश के संकल्प को मजबूत करेंगे। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावड़ा और उत्तर 24 परगना जिले के लोगों को भी मेट्रो सेवा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब श्रद्धालुओं के लिए कालीघाट और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जाना बेहद आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्री शहर के दक्षिण छोर पर कभी सुभाष स्टेशन से दक्षिणेश्वर तक यात्रा के महज 1 घंटे में कुछ समय से अधिक दूरी तय कर सकेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात निकाय चुनाव से। दोस्तों हम आपको बताते हैं, आपकी एंट्री ने सूरत में बिगाड़ा कांग्रेस का खेल, ओवैसी का नहीं चला जादू। दोस्तों बताते हैं कि गुजरात में 6 नगर निगम के 576 वार्डों में हुई चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती की जा रही है। सभी नगर निगम के बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए है। सूरत, राजकोट, जामनगर और भवान नगर में कांग्रेस करारी हार का सामना कर रही है, जबकि अहमदाबाद में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहीं पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उत्तरी आम आदमी पार्टी सूरत नगर निगम में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पहली बार उतरी, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों के खास असर नहीं दिखा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, गुजरात में 6 महानगर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भवान नगर और राजकोट में मतगणना जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मैदान में इस पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने भी मैदान की किस्मत आजमाई है। दोस्तों बताते हैं कि सूरत नगर निगम में बीजेपी भले ही सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने कांग्रेस की नींद हराम कर दी है। सूरत की कुल 120 सीटों में से जो अभी तक रुझान आए हैं, इसके लिहाजा में 56 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीत चुकी है और अन्य 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यह कांग्रेस खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई और वो महज 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। सूरत में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा फायदा पट्टीदार समुदाय से मिल रहा है और इसके अलावा गुजरात में पार्टी की कमान संभाल रहे गोपाल इटालिया भी सूरत में से और पाटीदार समुदाय में भी आते हैं। दोस्तों बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम गुजरात महानगर पालिका के चुनाव में खास प्रदर्शन करती नजर आ रही है। AIMIM ने कुल 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तभी तक एक सीट भी नहीं निकाल पाई है।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी सरकार के आखिरी पूरे बजट में छुपे हैं 5 बड़े सियासी संदेश। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी पूरे बजट सोमवार को पेश किया। सूबे के मुख्यमंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का ऐतिहासिक बजट पेश किया। योगी सरकार ने अब तक के सबसे भारी भरकम बजट के जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग को फतह करने की रूपरेखा तय की है। वहीं वजह है कि सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपनी शहरी वोट बैंक को साधे रखने के लिए बजट में 5 बड़े राजनीतिक संदेश की कवायद की है। दोस्तों बताते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। किसान आंदोलन अब पश्चिम यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल के इलाकों में अपने जद में ले रहा है। सूबे में चुनावी साल होने के चलते योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाए, लेकिन क्योंकि किसान सूबे की करीब 300 सीटों की दशा तय करती है और सरकार ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित किया, जिसमें सरकार किसान को 5 लाख का बीमा भी करवाएगी। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। शारदा चिट फंड स्कैम में सीबीआई की अवमानना याचिका पर ममता सरकार ने उठाया सवाल, कहा चुनाव से पहले ही क्यों। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि शारदा चिट फंड घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव माल्डे और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की अवमानना याचिका पर बंगाल सरकार ने सवाल उठाया। ममता सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि चुनाव के कारण सीबीआई पुराने केस को खोलना चाहती है। सीबीआई का कहना है कि अवमानना केस पहले से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दिए। दोस्तों बता दें कि चिट फंड घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक अवमानना याचिका दायर की है। यह याचिका पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार, डीजीपी और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ दाखिल की गई थी। कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि जांच में यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल और शारदा समूह के साथ मिलकर विधाननगर पुलिस ने राजीव कुमार के कहने पर सबूत छुपाए थे। दोस्तों